चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम यहाँ पर 3 लोग की पावर पढ़ने वाले। पहली पावर हमारी सीजी की थी जिसमें पूरे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हमारी पावर किसकी है बच्चा, ध्यान देना, किसकी पावर है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। समझेंगे। इन्होंने कहा यहाँ पर भैया 2 पावर है, आपकी बुक में ये दिखेगा। ठीक है, कितनी पावर है बच्चा? 2। पहली पहली पावर क्या है? मेक रूल्स। सीजी रूल्स बनाएगा, लेकिन रूल बनाने का एक पर्टिकुलर एरिया है। सॉरी, सीजी नहीं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रूल्स बनाएगा, इसका एक पर्टिकुलर एरिया है। एरिया क्या है बच्चा? रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। वापस हम पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रूल्स बना सकते हैं वोटिंग राइट्स को लेकर। रूल्स बना सकते हैं किसको लेकर? वोटिंग राइट्स। अब ये वोटिंग राइट्स क्या होती है? मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। इन्होंने कहा जब ये मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के रूल्स बनाने का पावर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास है। पहला कौन सा वाला पावर समझ में आया? पावर रूल्स बनाने का, लेकिन ये रूल स्पेसिफिक है किसको लेकर? वोटिंग राइट से रिलेटेड रूल्स बनाना। क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहा है? बायलॉज। अपने खुद के बायलॉज बना सकता है और अपने खुद के वोटिंग राइट के रूल्स डिसाइड कर सकता है। ये दो ही पावर है। समझ में आया? चलिए, पहली पावर का टाइप क्या था? वोटिंग वोटिंग राइट्स को लेकर रूल्स। आपकी बुक में क्या बोल रखा है? टू मेक रूल्स। क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। मतलब वोटिंग राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ कंडीशंस। चलिए, अब आपको ABCD बोरिंग तरीका मिलेगा। मैं पहले आपको हेडिंग समझा दूं। पहले मैं हेडिंग समझाऊंगी, फिर एक एक लाइन रीड करके बताऊंगी। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? रूल्स बना सकते हैं वोटिंग राइट्स को लेकर। पहला बोलता है ओनली मेंबर शेल हैव वोटिंग राइट्स। जब भी जनरल मीटिंग होगी तो मीटिंग में जब वोटिंग्स करवाने की बारी आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो बोल सकता है कि वोट करने वाला हमेशा कौन होगा बच्चा? ओनली मेंबर्स। तो ये तो नॉर्मल है, मेंबर्स ही तो वोट करते हैं। तो वोट करने वाला वन एंड ओनली कौन होगा? मेंबर। मेंबर के अलावा कोई वोट नहीं देगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, एक मेंबर एक वोट। होता क्या है बच्चा? कभी कभार अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। मान लो बच्चा, मैं एक शेयर होल्डर हूँ लेकिन मेरे पास 20,000 शेयर्स है। मैं एक शेयर होल्डर हूँ लेकिन मैंने 20,000 शेयर खरीदे। नम्रति एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1 लाख शेयर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ शेयर्स नम्रति के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। प्रशंसा के पास 500 है, इसके पास 500, मेरे पास 10,000 और इसके पास क्या 1 लाख है। लेकिन टोटल भी शेयर होल्डर कितने हुए? 3 ही हुए। शेयर होल्डिंग कम ज्यादा है। इन्होंने कहा हमें शेयर होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास 10,000 है, मेरे पास भी एक ही वोट है। एक मेंबर एक वोट। इसके पास 500 है, बहुत कम है, इसके पास भी एक वोट। इसके पास 1 लाख शेयर है, तब भी एक वोट। स्टॉक एक्सचेंज अपने वोटिंग राइट्स को लेकर रूल्स बना सकता है। इन्होंने कहा कि वो चाहे तो क्या बोल सकता है? एक मेंबर एक वोट। मतलब दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चा? नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से। ठीक है, लेकिन वो कौन से रूल्स बना सकता है कि एक मेंबर क्या करेगा? एक ही देगा। और अगर वो ऐसा रूल बनाता है, कोई भी इसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। पावर है ना? किसकी पावर पढ़ रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास फुल पावर है। किस चीज की पावर है? ये पावर है कि वो एक मेंबर को एक ही वोट का राइट देगा। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा, नो अपॉइंटमेंट ऑफ दी प्रॉक्सी। ये सबसे पहले मुझे बताओ, ये प्रॉक्सी होता कौन है? सब शांत। वंशिका, वोट देने आना, मीटिंग अटेंड करना। समझना, मैं, प्रशंसा और नम्रति, हम तीनों की वोट मीटिंग थी। ठीक है, अब मीटिंग में मैं नहीं आ पा रही, मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने अपने बदले में किसी दूसरे बंदे को भेज दिया कि भाई तू जा और मेरे बदले में क्या देकर आ? वोट देकर आ। तो वो जो स्ट्रेंजर होता है जो मेरे बदले में आता है, वो सब क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। साफ साफ बोल दिया है स्टॉक एक्सचेंज के पास ये भी पावर है कि वो क्या बोल सकता है? नो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्कशन जो होने वाला है बहुत क्रूशियल है। आएगा तो मेंबर आएगा, मेंबर के बदले में कोई और पर्सन आ सकता नहीं है। तो नो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट समझ में आए? नेक्स्ट क्या लिखा है? रिलेटेड मैटर। अदर्स जो इनसे रिलेटेड मैटर होंगे उसमें बना सकता है। हम पढ़ रहे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है। टोटल पावर कितनी है? 2। वो रूल्स बना सकता है किसको लेकर? वोटिंग राइट्स को लेकर। दूसरा, रूल्स बना सकता है, बाय लॉज बना सकता है। समझ में आया? अभी हमने पहला पढ़ लिया, आ जाइए। टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्ट दी वोटिंग राइट्स। चलिए पूरा रीड करेंगे।
सेक्शन 7 ये बोलता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल्स बना सकता है और रूल्स को क्या कर सकता है, अमेंड मतलब चेंज। चलिए पहला क्या बताया था, हेडिंग क्या बताई थी, मेंबर्स वोट करेंगे, रीड करो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वोटिंग टू द मेंबर ओनली। दूसरा क्या लिखा है बच्चा, ईच मेंबर मे एंटाइटल टू हैव वन वोट ओनली। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर, नॉर्मली मेंबर के पास राइट होता है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, लेकिन वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये रूल चेंज कर सकते हैं। क्या बोल दिया कि भैया वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भैया प्रॉक्सी को अटेंड नहीं करने देंगे टू अटेंड और वोट द मीटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट क्या था, इंसिडेंटल ABC, मतलब ABC से रिलेटेड जितने मैटर होंगे इसमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है बच्चा, रूल्स बना सकता है। ABCD ये पॉइंट समझ में आए। नीचे एक छोटी सी लाइन है, पावर हैव बीन डेलीगेटेड, क्या लिखा है, कॉन्करेंटली टू सेबी ऑल्सो। ये सारी पावर क्या लिखा है, सेबी के पास भी है। किसकी पावर पढ़ रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज की जो ये पावर है किसके पास है बच्चा, सेबी ऑल्सो। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था 3 टाइप की पावर पढ़ेंगे, सीजी की पावर पढ़ चुके हैं, सेबी की भी पढ़ेंगे और अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ऊपर कौन है, सीजी। पहले सीजी है फिर सेबी है। स्टॉक एक्सचेंज को सब दबाएंगे वो सबसे नीचे है, क्या बात समझ आए। तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन उंगली करेगा, सेबी भी करेगा सीजी भी करेगा, क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रुक जाओ, क्या लिखा है, सेबी के पास भी है पावर, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे वोटिंग रूल्स बदल रहा है, मतलब ये सारी पावर किसके पास भी है, सेबी के पास। सेबी भी चाहिए सारे काम कर सकता है, क्या ये बात समझ में आई। ऑब्वियसली सीजी के पास भी होगी, वही मैं कह रही हूँ, सेबी भी इसे दबाएगा और सीजी भी दबाएगा, क्योंकि सीजी ने तो पहले ही बोल दिया ना मैं तो स्टॉक एक्सचेंज का सब कर सकता हूँ। हमने जब सीजी की पावर पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, मैं स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स बना सकता हूँ, ये सारे रूल्स है, तो सीजी बना सकता है और सेबी भी, और स्टॉक एक्सचेंज खुद अपने रूल्स भी बना सकता है। लेकिन कभी भी डिस्प्यूट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, सीजी ऑलवेज सबसे टॉप अथॉरिटी है। बात समझ में आई। लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। नो रूल्स ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मैंडेट, इन्होंने कहा कोई भी रूल्स, कौन बना रहा है, अभी हम किसके पावर पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज। रूल्स कौन बना रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा कोई भी रूल्स जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना रहा है या फिर अमेंड कर रहा है, जो ए से लेके डी तक पढ़ा हमने, ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कौन अप्रूवल दे दे, और सीजी ये काम किसको दे सकता है, इन शॉर्ट वो बना सकता है, लेकिन पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, छोटा है ना, वो कहेगा मैं ये रूल बदल रहा हूँ, लेकिन पहले पूछेगा, या सीजी से पूछेगा, लेकिन सीजी ने ये काम किसको दे रखा है, सेबी को। इन शॉर्ट वो सेबी से पूछेगा। बात समझ में आ गई, पक्का। तो पूरा कंक्लूजन ये है, हम पढ़ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के वोटिंग राइट्स को लेकर रूल्स बना सकता है, हाँ इन सारे पॉइंट्स में बना सकता है, लेकिन ये पूरी पावर सेबी के पास भी है। लेकिन जब खुद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये काम कर रहा होगा तो वो एक बार बना नहीं देगा डायरेक्ट, पहले अप्रूवल, फिर जाके रूल्स बनाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा 7A होता है कंप्लीट, समझ में आया। चलिए फिर बच्चा ध्यान देंगे, नेक्स्ट हेडिंग के लिखा है टू मेक बाय लॉज। स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के क्या बना रहा है, बाय लॉज। बाय लॉज एक तरीके से क्या होता है, कंपनी के क्या होते हैं, आर्टिकल और मेमोरेंडम। मेमोरेंडम पूरी बेसिक बताते हैं और आर्टिकल क्या बताता है, काम कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मान लो, हमारा क्या है बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो अपने खुद के बायलॉज बना रहा है। इन्होंने कहा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल। एक बार भैया ध्यान दे, किससे बात कर ले, सेबी से। भाई ये छोटा है ना, तो इसे बाद में ऊपर वाले लोगों से तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेबी से अप्रूवल ले ले, और वो चाहे तो इन सारी चीजों को बना सकता है। अब वो अपनी खुद की वर्किंग बताएगा। पहली वर्किंग क्या बोल रखा है बायलॉज में, वो क्या क्या बना सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने बजे ओपन होगा, कितने बजे बच्चा बंद होगा, ये सारी चीजें वो खुद की है ना उसकी, वो चेंज कर सकता है। लेकिन चेंज करने से पहले एक बार कैसे पूछे, मतलब जितनी सारी बातें पढ़ने वाले वो किससे एक बार पूछेगा, सेबी से। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज बना सकता है, अपना टाइम डिसाइड कर सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, और क्या लिखा है कितने घंटे तक ट्रेडिंग होगी,
ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी होता है, बीच में थोड़ा ब्रेक भी होता है, धीरे धीरे समझेंगे कब विंडो ओपन होती है, कब बंद होती है, कब ब्रेक टाइम होता है, सैटरडे संडे मालूम है ना बंद होता है मार्केट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये बायलॉज सब अपना खुद का बनाते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक टाइम होगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपना खुद का। लेकिन जब भी वो इसे चेंज करेगा तो एक बार किससे पूछेगा, सेबी से। अब बस हेडिंग देखते चलो। फिर क्या लिखा है, क्लियरिंग हाउस ऑफ द पीरियोडिकल सेटलमेंट। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या है? क्लियरिंग हाउस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत समझो, जस्ट लाइक अ बैंक। बच्चा आपका अकाउंट एसबीआई में है। आपका अकाउंट कहाँ पे बच्चा, एसबीआई। लेकिन अगर आप किसी मार्केट में हो, आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, लेकिन बाजू में आपको दिखता है एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो घुस जाते हो उस एटीएम मशीन में, पैसे निकाल के ले आते हो। अकाउंट कहाँ है, एसबीआई में, लेकिन एटीएम मशीन किसकी यूज करी, पंजाब नेशनल बैंक के। तो अकाउंट तो वहां नहीं था ना भाई, पैसे कैसे मिल गए? सारे के सारे बैंक एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंक होते हैं, मतलब सारे सेटलमेंट एंड में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। बोलता भैया तेरा अकाउंट होल्डर ने मेरी एटीएम मशीन से पैसा निकाल लिए 10,000 20,000 30,000, तो भाई इसको क्लियर कर। दैट मीन्स क्या होता है बच्चा, एक सिस्टम है, सारे बैंकों ने आपस में क्या कर रखा है, आपस में एक लिंक कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम क्या करेंगे, डेली डेली या फिर वीकली वीकली, मंथली मंथली, एनुअली एनुअली तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, चीजों को क्लियर कर लेंगे। अब पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट वाला भी क्या कर सकता है, एसबीआई के एटीएम मशीन से, तो ऐसा पूरा क्या चलता है, सेटलमेंट। ऐसा पूरा क्या चलता है, सेटलमेंट। बच्चा खुद सोच के देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस में इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो हौश-पौश तो हो ही जाएगी। तो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम खरीदते बेचते हैं तो T+2 का कॉन्सेप्ट चलता है। व्हाट डू मीन बाय T+2, ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। तो ये 2 दिन में क्लियर हो रहा है ना ट्रांजेक्शन, हौच-पौच हो जाएगी। डेली के बेसिस में कितने होते हैं, अनलिमिटेड, सेकंड में आपको दिखते हैं इतने चेंजेस। तो इन्होंने कहा कि एक क्लियरिंग हाउस है, एक अलग से डिपार्टमेंट बना के रखा है, जिसका काम क्या है, पीरियोडिकली क्या करे, सेटलमेंट किसका, कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है, और जो भी इसके डिफरेंस आएंगे वो सारी चीजें वो क्लियर करते हैं। तो क्लियरिंग हाउस एक अलग से डिपार्टमेंट है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बना के रखा होगा, मेंटेन करके रखा होगा, जिसका काम क्या होगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स डेली बेसिस में हो रहे हैं इसका पूरा सेटलमेंट क्लियर करे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्का? चलिए सबमिशन। अब ये जो पीरियोडिकल सेटलमेंट्स है ये किसको सबमिट करेंगे, सेबी को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीरियोडिकल सेटलमेंट होता है, कौन करता है, उसका क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस का काम क्या है, रिपोर्ट करते रहेगा किसको, सेबी को। सेबी को रिपोर्ट करने के पीछे पर्पस है कि भैया तुम सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ये पूरा सेटलमेंट जो भी है सबमिट किया जाएगा सेबी को। कौन करेगा बच्चा, क्लियरिंग हाउस। अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया ना, भैया तू देख, तू पूरा का पूरा रिपोर्ट कर। चलिए, ईच पीरियोडिकल सेटलमेंट दिया जाएगा, उसमें क्या क्या दिया जाता है थोड़ा बहुत हिंट करके बता दिया। टोटल नंबर ऑफ कितनी सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है ईच कैटेगरी, ये पूरी रिपोर्टिंग किसको दी जाएगी, सेबी को। टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरीज, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं बता दो। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी, एक्चुअल में डिलीवरी कितने की होगी, T+2 का कॉन्सेप्ट है ना, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिलीवर किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, ये पूरा सेटलमेंट की डिटेल क्लियरिंग हाउस किसको रिपोर्ट करता है, सेबी को। पढ़ क्या रहे, बायलॉज। ये सारे बायलॉज स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, बना सकता है। अपनी ओपनिंग क्लोजिंग, अपना क्लियरिंग हाउस वाला काम, सेबी को रिपोर्ट देने वाला काम। नेक्स्ट, पब्लिश करेगा, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, पब्लिश करेगा। क्या पब्लिश करेगा, पर्टिकुलर सबमिटेड, कि भैया मैंने सेबी को सारी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। बच्चा रेगुलेशन और प्रोहिबिशन क्या लिखा है, ये ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है, हम बच्चा शेयर्स खरीदते बेचते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं। कुछ ट्रांसफर होते हैं जो कि ब्लैंक नेचर के होते हैं, जैसे कि एक ब्लैंक चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है, ठीक है, आपने, मैंने अपना नाम लिख दिया, ब्लैंक चेक दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने मानसी को दिया, मानसी का नाम नहीं लिखा, तो मानसी क्या कर सकती है, इसे किसी और को भी दे सकती है। तो बच्चा इन्होंने कहा है कि आप चाहे तो इन ब्लैंक ट्रांसफर, यहाँ पे शेयर्स को लेकर हो रहा है ये सारी चीजें, शेयर्स भी ब्लैंक होते हैं, आपका एक बंदे का नाम लिखा और दूसरे बंदे का नाम नहीं लिखा, ताकि ट्रांसफर करने में आसानी हो जाए, ऐसे टाइप के ट्रांसफर होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो उसमें क्या बना सकता है, रेगुलेशन, और अगर उसे लग रही है ये प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है, तो उसे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब मना कर सकता है। बच्चा और क्या पॉइंट्स उसके बाद वाला रीड करो, क्या लिखा है,
नंबर एंड द क्लासेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितने सेटल हुए हैं, कितने सेटल हो सकते हैं, दिन भर के आप खुद का एक लिमिट तय कर सकते हो। रेगुलेशन प्रोहिबिशन, क्या लिखा है बच्चा, कैरिंग ओवर फैसिलिटी। एक्चुअल में एक वर्ड यूज किया है, क्या लिखा है बच्चा, बडलास। एक्चुअल में बडलास कुछ नहीं, एक कैरिंग ओवर फैसिलिटीज है, कैरी फॉरवर्ड टाइप की चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, टाइम होता है, इसमें आपको फटाफट स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, लेकिन एक टाइम होगा ना, टाइम जैसे ही लगेगा तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चा, रुक जाएंगे, और आगे चल के वो क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाते। तो ऐसी फैसिलिटीज की बात हो रही है। फिक्स कर सकते हैं, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या लिखा है, डेज फॉर सेटलमेंट। हमने T+2 पढ़ा है बच्चा, जनरली T+2 होता है, लेकिन अगर कुछ अनसर्टेनिटी है तो सेटलमेंट के डेज भी क्या हो सकते हैं, फिक्स किए जा सकते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम, या फिर चेंज किए जा सकते हैं, या फिर पोस्टपोन। अब बच्चा फटाफट बस हेडिंग हेडिंग पढ़ेंगे, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये कर क्या रही है, अपनी वर्किंग को, अपने वर्किंग के रूल्स बना रहा है एक तरीके से। स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज बना सकता है, मतलब उसका जो करने का, जो काम करने का तरीका है, उसमें वो कुछ भी लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर पहले किसे अप्रूवल लेनी है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता, सेबी देखेगा सब सही है कि नहीं, सेबी ने अप्रूवल दे दिया तो वो इन सब में चेंजेस कर सकता है। चलिए अब बस हेडिंग हेडिंग देखेंगे, क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन डिक्लेरेशन, क्या मार्केट रेट, और क्या लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्या हाईएस्ट और लोएस्ट रेट। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट इतने में बंद हो गया, न्यूज चैनल में सुनते हो, स्टॉक मार्केट की हाईएस्ट वैल्यू ये थी, लोएस्ट वैल्यू ये थी, तो ये सारी चीजें। टर्म कंडीशन किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। रेगुलेशंस एंटर इनटू मेकिंग परफॉर्मेंस, सारे के सारे परफॉर्मेंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो रहे। रेगुलेशन क्या लिखा है बच्चा, ट्रैवलिंग बिजनेस लिखा है, इसमें कुछ नहीं, ये सिक्योरिटीज के कुछ डीलर्स होते हैं, एक्चुअली में ब्रोकर्स होते हैं, लेकिन एक ही टाइप का ब्रोकर नहीं होता है, ब्रोकर की बहुत सारी वैरायटीज होते हैं, ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, इसमें पर्टिकुलर कैटेगरीज होती है, तो वो बस लिखा है। फिर क्या लिखा है बच्चा, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी कैसे लिस्ट होगी, इसको भी लेके वो रूल्स बना सकते हैं। मैथड, प्रोसीजर, सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स, डिस्प्यूट अगर हो रहा है उसको कैसे सेटल किया जाएगा, अगर किसी पे फीस, बच्चा आपको क्या लगता है अगर आईटेक्स कंपनी लिस्ट हो गई कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, फ्री में होगी क्या, फकट में होगी क्या, फीस होती है, फीस होती है, अगर फीस नहीं चुका पाए तो ऑब्वियसली क्या लगेगी, पेनल्टी, रिकवरी, तो वो सारी चीजें कह रहे। रेगुलेशन ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस, कैसे पूरा बिजनेस चलेगा। फिक्स द स्केल ऑफ ब्रोकरेज, मैंने लिस्ट कराया लेकिन बीच में एक ब्रोकर होगा, उसका क्या कमीशन होगा। मेकिंग, कंपेयरिंग, सेटल, क्लोजिंग, क्या बच्चा आपकी पूरी पूरी बारगेनिंग, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे पूरा काम होगा। और क्या लिखा है, इमरजेंसीज, अगर कुछ ट्रेडिंग होती है, इमरजेंसी लेवल में भी ट्रेडिंग्स होती है। होता क्या है बच्चा, थोड़ी सी और डिटेलिंग बता रही हूँ, स्टॉक मार्केट ओपन होता है, समझ लो बच्चा 9 बजे 9:15 स्टॉक मार्केट ओपन होता है, कुछ बल्क स्टॉक में है ना एक्सचेंज किए जाते हैं। बल्क फॉर एग्जांपल क्या होता है, मुझे आपको शेयर्स बेचने, मुझे मालूम है आप ही को बेचने, ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो हमारे लिए अलग से ट्रेडिंग विंडो ओपन करवाई जाती है, बल्क वाले जो होते हैं उनके लिए। बल्क होता है, ब्लॉक होता है, बड़े बड़े जब शेयर्स का ट्रांसफर होता है तो इन सब के लिए अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम अलग से स्टॉक एक्सचेंज को क्या करें, रिक्वेस्ट करें, वो हमसे अलग से विंडो ओपन कराएंगे सेपरेट, ताकि क्या हो, नॉर्मल जो ये भीड़ में स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांसफर हो रहा है उसमें दिक्कतें ना जाए। क्योंकि भैया आपने शेयर्स लिखे कि हम इतने में बेचने को तैयार हो, और मैं कह रहा हूं मैं खरीदने को तैयार हूं, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करना है, विंडो ओपन होगी तभी करना है, लेकिन इस बीच इतने सारे लोग हैं जो मार्केट में करे पड़े हैं, तो बच्चा हैंग हो सकता है और दूसरी दिक्कतें जा सकती हैं, तो अलग से विंडो ओपन करवाई जाती है। तो ये बस वही सारी चीजों की बात करें। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती है, बल्क चलता है, ब्लॉक चलता है, ये सारी चीजें चलती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। चले, रेगुलेशन डीलिंग बाय द मेंबर्स ओन अकाउंट, क्या होगा, सेपरेशन, क्या लिखा है, मैंने आपको बताया ब्रोकर एक ही नहीं होता है, ब्रोकर एक बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो अभी इन्होंने क्या बोल दिया, जॉबर, जॉबर भी क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर ही होता है। लिमिटेशन वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ट्रेडिंग की एक लिमिटेशन है कितना वॉल्यूम होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सप्लाई सच इंफॉर्मेशन। इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, डब्ल्यू तक पहुंच गए बच्चा, एबीसीडी से। पढ़ क्या रहे हैं भाई, पढ़ क्या रहे हैं बताओ, साफ साफ बोल दिया, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, अपने खुद के बायलॉज बनाएगा, इन सारे मैटर्स में वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है और चेंज भी कर सकता है, लेकिन बस शर्त क्या है, अप्रूवल सेबी चेक करेगा,
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? क्या ये बात समझ में आई? बस, तो इतने सारे पॉइंट्स, 20 से ज्यादा पॉइंट्स समझ आए क्या? इतने सारे पॉइंट्स याद करने हैं क्या? पढ़कर समझ में आ गए क्या? तो स्टार्टिंग में मैं कहूंगी बस 10 से 12 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, वो भी चिल्लर चिल्लर वाले। बात समझ में आ गई? चलिए फटाफट मार्क करो बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग के लिखा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन वर्ड का मतलब बताओ। तोड़ना। क्या तोड़ रहे हो? रूल्स रेगुलेशंस। सेक्शन 93 बोलता है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड बाईलॉज, जो भी बाईलॉज बने हैं, अगर उन बाईलॉज को क्या कर दिया? तोड़ दिया, वॉइड कर दिया। बाईलॉज मतलब अभी जो ये लॉज पड़े पूरे के पूरे, है ना, जो भी चीज बनाई गई है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने, इसको अगर कोई तोड़ता हुआ पाया जाता है तो हम मान लेंगे उसने क्या किया है? बाईलॉज का कॉन्ट्रावेंशन। और कॉन्ट्रावेंशन किया है तो मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है, ये गवर्निंग बॉडी, ओनर वाले, ट्रेडिंग वाले, इन मेंबर को लगेगा फाइन। इसमें से कुछ भी लग सकता है। फाइन तो समझ गए, पैसा देना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सपल्शन मतलब मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम के लिए। ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये टेम्परेरी और ये पूरे से परमानेंट। लेकिन जो वर्ड यूज किया है वही यूज करो, ज्यादा बेटर है। फाइन, एक्सपल्शन और क्या लिखा है? सस्पेंशन। किससे? मेंबरशिप से। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन। अदर पेनल्टी भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी पेनल्टी हो सकती है लाइक नेचर, लेकिन मनी नहीं, क्योंकि मनी तो फाइन में ले लिया ना, दोबारा पैसे लेंगे क्या? कुछ और भी, कुछ और क्या हो सकता है? सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर आपने बायलॉज के रूल्स रेगुलेशन तोड़े हैं तो मेंबर को क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी? पहली पनिशमेंट फाइन बोल दिया। मेंबरशिप को पूरे तरीके से क्या कर दिया जाएगा? एक्सपल कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम के लिए, और या फिर एनी अदर कोई भी मोड, लेकिन मनी नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो फाइन में कवर हो चुका है। रिपीट हो जाएगा, वहां भी फाइन, यहाँ भी फाइन। इन्होंने कहा सजा और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम और चीजें कर सकते हैं। आपका लाइसेंस छीन सकते हैं, हम आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देंगे, एंटर करने नहीं देंगे, ऐसा और कोई भी एनी अदर जो भी उस टाइम पर ठीक लगे। समझ में आया? फटाफट मार्क करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए, इन केसेस को बच्चा, चैप्टर में और भी केसेस है, सारे केसेस को एक साथ करवाऊंगी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आपको दिखेगी। हेडिंग क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझो, अभी भी आया था, हमने जो समझा था। आपको ये दो वर्ड बहुत ज्यादा दिखेंगे, है ना? दो वर्ड बहुत ज्यादा दिखेंगे। पहला वर्ड क्या दिख रहा है? क्लियरिंग हाउस। दूसरा क्या दिख रहा है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल देके बताया, फिर से बता रही हूँ। मेरा एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट होल्डर हूं मैं, लेकिन एटीएम मशीन में पंजाब नेशनल बैंक की यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सारे बैंकों का आपस में क्या होता है बच्चा? टाई अप होता है, वो आपस में चीजों को क्लियर कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, ठीक है? अब हो क्या रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मान लो अपना एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, जिसका काम क्या है? सारे सेटलमेंट करना। कौन से सेटलमेंट? डेली बेसिस में जितने ये इन्वेस्टर आपस में क्या कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट जो जिसका काम बस क्या है? सिंगल काम क्या है? क्लियरिंग करना। क्या क्लियर करना? क्या क्लियर करना? शेयर्स का पूरा सेटलमेंट करवाना, मतलब खरीदना बेचना, पेमेंट वेमेंट हो जाए सब, ये पूरा क्लियर करवाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लियरिंग हाउस। लेकिन इस डिपार्टमेंट का जो काम है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब इस डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं कि भैया अब मैं अलग से कहीं डिपार्टमेंट से नहीं करूंगा, ये काम मैं एक अलग से एक कंपनी को दे दूंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है, जब वो अपने अंडर में ही ये काम करवाती है। मान लो आपकी कॉपी चेक करना है, आपका टेस्ट होना है, ठीक है? बच्चे कम है तो हम खुद ही चेक कर लेंगे, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा है, कॉपी चेक करना टास्क है, तो ये काम हमने आउटसोर्स कर दिया किसी और को। सेटलमेंट हम खुद ही कर रहे हैं तो क्लियरिंग हाउस, लेकिन जब ये काम हमने किसी और को दे दिया, एक अलग से कंपनी को दे दिया, उस कंपनी का नाम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। समझ में आया? अब आपकी जो बुक में है वो क्या लिखा है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही एक डिपार्टमेंट ये काम कर रहा था, अब इस काम को ट्रांसफर कर दिया गया है। किसको? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। ऐसे ही ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बीच में आ जाता है सेबी। अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को अपना क्लियरिंग हाउस का काम ट्रांसफर करना है किसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी से। दैट्स इट। आ जाओ। तो व्हाट डू मीन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? सबसे पहले इसका काम, बेसिक लेवल में काम तो मैंने आपको बता दिया कि ये सेटलमेंट करवाता है। आओ थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़े।
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका काम क्या है? पहला क्या है? क्लियरिंग और सेटलमेंट। क्या? जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे स्टॉक एक्सचेंज में, यही तो था एक मेन काम। पूरा का पूरा ट्रेडिंग का सेटलमेंट करवाना, क्लियरिंग, प्लस पैसे का भी तो पूरा लेना देना देखेगा। बस शेयर्स आ रहे क्या डिमैट अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा भी तो आ रहा है। तो जो भी डिपॉजिट आ रहा है इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या क्लियर करवाता है? पूरी ट्रेडिंग का सेटलमेंट करवाता है, पूरे डिपॉजिट्स का सेटलमेंट, और पूरा का पूरा जितना भी कोलेट्रल मैनेजमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलेट्रल? उससे जुड़ा हुआ जो भी है, इससे जुड़े हुए सारे सारे मैनेजमेंट को वो देखता है। और साथ में क्या देखता है? रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब कहीं कोई रिस्क आ जाए, बच्चा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि T+2 का है, मिल ही जाएगा, लेकिन स्टिल रिस्क है ना, स्टिल रिस्क है। जितने भी रिस्क होंगे वो सब देखता है। मतलब वो पूरे ट्रेडिंग्स देखेगा, उसका पूरा डिपॉजिट, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी कोलेटरल मैनेजमेंट, और अगर कहीं भी रिस्क आता है वो भी, ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट। ब्रेन सबको क्या देता है बच्चा? कॉन्फिडेंस देता है कि भैया हो जाएगा, टेंशन मत लो, इसी का काम है। ठीक, प्रमोट करता है, मेंटेन करता है, क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करेगा। और क्या लिखा है? काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी। बच्चा ये गारंटी दे रहा है, किस चीज की गारंटी दे रहा है भैया? कोई भी रिस्क आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है बच्चा? ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुद है। काउंटर पार्टी मतलब अगर कहीं से कोई लॉस होता है तो वो काउंटर करेगा, मतलब उसे ठीक कर देगा। उस लॉस की पूरी भरपाई कौन नहीं करेगा? ये खुद करेगा। बच्चा टाइट करेगा, टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम, मतलब लिमिट करेगा, रिस्क कम से कम हो वो ये ट्राई करेगा, रिस्क बहुत ज्यादा ना हो। इन शॉर्ट क्या है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? पहले बताओ, क्लियरिंग हाउस और कॉर्पोरेशन समझ में आए? क्लियरिंग हाउस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद ही करवा रहा है, उसी का एक डिपार्टमेंट। काम ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी को दे देगा, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम हमने पढ़ लिया, मेन काम तो पहले पॉइंट में बता दिया, बाकी सब उसी से जुड़े हुए। लोगों को क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, भरोसा रखो भाई। और क्या बोल रहा है? मेंटेन करता है। काउंटर पार्टी रिस्क मैनेजमेंट भी देता है कि कल को कुछ हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गारंटी है। और एकदम रिस्क को टाइट करके रखेगा ताकि एक लिमिट तक हो, बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? अब बीच का जो ये पैराग्राफ है, यहां से जो स्टार्ट होता है, सेक्शन 8A क्या बोलता है? अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उसे पहले किससे अप्रूवल लेनी है? सेबी से। ये क्या कर रहा होगा? क्लियरिंग हाउस का काम कॉर्पोरेशन को दे रहा होगा। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज है वो ट्रांसफर कर रहा है ड्यूटीज और फंक्शन किसके? क्लियरिंग हाउस के, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना हाउस का काम किसी कॉर्पोरेशन को दे रहा है तो पहले किससे अप्रूवल लेगा? सेबी से। और क्यों कर रहा होगा? क्यों वो ट्रांसफर कर रहा होगा? क्योंकि वो क्या चाहता है? पीरियोडिकल सेटलमेंट जो अभी तक क्लियरिंग हाउस कर रहा था वो कौन करे? कॉर्पोरेशन। सेटलमेंट किसका? कॉन्ट्रैक्ट्स का। डिलीवरी पेमेंट पूरी सिक्योरिटी की यही देखे, और जो भी अदर मैटर है, इन शॉर्ट जो ऊपर के काम है ये सब पहले किसके थे? हाउस के थे। ये सब किसको ट्रांसफर हो रहे हैं? कॉर्पोरेशन को। एवरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, ये भी एक कंपनी है, ये भी अपने बायलॉज बनाएगी और सभी को सबमिट करेगी, सभी चेक करेगी ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हाउस अभी काम कर रहा था, वो काम किसको दे रहे हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो सभी एक बार चेक करेगा ना कि भैया जिसको देने जा रहे वो सही है कि नहीं। वो भी अपने बायलॉज एक बार सबमिट कर दे, किसको? सेबी को, ताकि वो अप्रूवल दे दे और इनको, ये कॉर्पोरेशन को ये काम करना अलाउ कर दे। सेबी क्या चेक करेगी भाई? इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो ट्रांसफर को अलाउ कर देगी, नहीं है तो मना कर देगी। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपकी बुक में क्या ये दिख रहा है? सर्कल फॉर्म में है, लेकिन ये मैंने आपको पॉइंट्स फॉर्म में, टोटल ये 7 है। टोटल कितने? 7। सर्कल में जो लिखा है वही है। टोटल 7 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हमारी इंडिया में अभी अवेलेबल है। नाम दे रखे, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग, मल्टी नेशनल, ये 7। ये कुछ नहीं, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, सर्कल। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। डेरिवेटिव मार्केट का होता है कॉमोडिटी, बताऊंगी इसका भी, ठीक है। लेकिन पहले बताओ, ये नाम दे रखे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसके। अब दो स्टॉक एक्सचेंज नाम तो सुना ही है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाली कंपनी कौन सी है, होगी ना उसकी भी, तो उसका नाम क्या है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आपकी बुक में ये कहाँ है, ये ढूंढो कौन सा वाला है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे लिखो ये किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ये कॉर्पोरेशन पूरी उसकी क्लियरिंग करती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का समझ में आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा है, एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कौन सा वाला है, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये किसका है, एनएससी का। क्या बात समझ में आ गई। बाकी भी है क्या, हाँ, लेकिन वो बाकी सब दूसरे दूसरे एरिया के हैं, कमोडिटीज वगैरह के। अभी तो शेयर्स की बात हो रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स जानते हो, लेकिन कमोडिटी भी होती है ना, सिक्योरिटीज तो ही होती है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट भी होता है, उसकी करेंसी वाली भी होती है, कमोडिटी वाली भी होती है, ऐसे बहुत वेराइटीज होती है। तो अभी आप 2 ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हो और उनके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में भी आप जान गए। बाकी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझोगे, उनके भी ये सब क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है। टोटल अभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कितने हैं, 7 है। ठीक है, इनका काम क्या है, पूरा सेटलमेंट करना। अब बताओ समझ में आया, चलो फटाफट मार्क करेंगे बच्चा। 3 टाइप की पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पढ़ ली, 7 थी। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की पावर कितनी थी, 2 ही पावर थी। ठीक है, वोटिंग राइट्स से लेकर रूल्स और अपने बाय लॉज। लेकिन सब में अगर नोटिस करोगे तो अप्रूवल तो सेबी से ले लिए, छोटा है ना तो लेनी तो पड़ेगी। इसके बाद अब एक पावर बच गई, वो पावर कौन सी है, सेबी। सेबी की टोटल कितनी पावर्स दिख रही है, 4, जो कि अब हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है बच्चा। चलो आज की सभा समाप्त।